अध्याय 16 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 77। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का स्वरूप क्या था, विवेचना कीजिए। अथवा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की प्रकृति पर एक लेख लिखिए। उत्तर। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का स्वरूप या प्रकृति। सन 1857 के आंदोलन को भारत की ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक क्रांति, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। इस स्वतंत्रता संग्राम का स्वरूप क्या था, इस संबंध में विद्वानों में मतभिन्नता देखने को मिलती है। कोई इसे मात्र एक सैनिक विद्रोह मानता है, तो कोई राष्ट्रीय विद्रोह, और कई विद्वान इसे ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ भारत द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किए गए प्रयासों की शुरुआत और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा देते हैं। पहला, मात्र एक सैनिक विद्रोह। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता आंदोलन को जो विद्वान मात्र एक सैनिक विद्रोह का नाम देते हैं, उनमें से अधिकांश यूरोपीय इतिहासकार हैं, जैसे सर जॉन लॉरेंस, मालेसन तथा सिले आदि। सर जॉन लॉरेंस इसे मात्र एक छोटी सी घटना मानते हुए कहते हैं कि इस संघर्ष का मूल कारण चर्बी वाले कारतूस थे। इस कारण इस लड़ाई का संबंध किसी षड्यंत्र से नहीं जोड़ा जा सकता। एक अन्य इतिहासकार रॉबर्ट्स का इस संबंध में कहना था, यह मात्र एक सैनिक विद्रोह था जिसका तात्कालिक कारण कारतूस वाली घटना थी। इसका किसी नियोजित षड्यंत्र से कोई संबंध नहीं था। आउटरडम का कथन है, यह एक मुस्लिम षड्यंत्र था। विद्रोह एक ऐसे मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था जिसमें हिंदुओं के कष्टों से लाभ उठाया गया था। कारतूस की घटना तो केवल एक पूर्ववर्ती घटना मात्र थी, जिसके पश्चात ही इसे पूर्ण रूप से संगठित किया गया था। इसे लोकप्रिय भावना के लिए विद्रोह का रूप देकर पर्याप्त व्यवस्था की गई थी। अंग्रेजों ने मुस्लिम शासकों के हाथ से राजनीतिक सत्ता छीनी थी। मुस्लिम लोग उस सत्ता को पुनः प्राप्त कर बहादुर शाह को भारत का सम्राट बनाना चाहते थे। इन पाश्चात्य इतिहासकारों के निष्कर्षों का समर्थन मात्र एक भारतीय इतिहासकार रमेश चंद्र मजूमदार ने किया है। उनके अनुसार 1857 के विद्रोह को हम तभी स्वतंत्रता संग्राम कह सकते हैं जब हम लोग इसका अर्थ अंग्रेजों के विरुद्ध एक छोटा सा संघर्ष मान ले, परंतु उस दशा में तो पिंडारियों के अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष अथवा वहाबियों के सिखों के विरुद्ध संघर्ष को भी ऐसा ही स्वीकार करना पड़ेगा। एक दो उदाहरणों को छोड़कर अभी तक ऐसे तथ्य सामने नहीं आए हैं जिनसे यह प्रमाणित हो सके कि लोगों का उद्देश्य विदेशी बंधन से मुक्ति पाना था। अतः इससे यह प्रमाणित होता है कि यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। दूसरा, राष्ट्रीय विद्रोह। यदि उस क्रांति या संघर्ष कर गौर करें तो कह सकते हैं कि उक्त पाश्चात्य इतिहासकारों तथा डॉक्टर मजूमदार का कथन भ्रामक है। उस समय भारतीयों में राष्ट्रीय भावना का उदय हुआ हो अथवा नहीं, किंतु भारतीय अंग्रेजों के विरोधी थे तथा उनके शासन से स्वतंत्र होना चाहते थे।
अतः 1857 के विद्रोह की व्यापकता को दृष्टिगत रखकर इसको कारसूत की घटना या कुछ सिपाहियों का विप्लव मात्र नहीं कहा जा सकता। यह एक राष्ट्रीय आंदोलन था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार यह विद्रोह योजनाबद्ध था और विद्रोह के नेता बहुत समय से लोगों में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध गांव-गांव में इस भावना को व्याप्त करते रहते थे। यह नेता निस्वार्थ तथा देशभक्त थे और उनको अपने देश की स्वतंत्रता से अधिक प्रिय अन्य कुछ नहीं था। तीसरा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इस आंदोलन के जो परिणाम आगे जाकर सामने आए और जनमानस पर प्रभाव देखा गया, इसके कारण कई भारतीय इतिहासकारों, राजनीतिज्ञों ने सन 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। सर्वप्रथम सन 1909 में स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर ने कहा, यह भारत की स्वतंत्रता का युद्ध था। श्री सुरेंद्रनाथ सेन के अनुसार यह आंदोलन एक सैनिक विद्रोह के रूप में प्रारंभ हुआ था, लेकिन सेना तक सीमित नहीं रहा। पट्टाभी सीतार मैया ने इसको 1897 का महान आंदोलन तथा भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। ताराचंद का मत है, सन 1857 का आंदोलन मध्ययुगीन सामंतीय शक्तियों द्वारा खोई हुई सत्ता को प्राप्त करने का अंतिम प्रयास था। बिपिन चंद्र का कथन है, यह भारतीय जनता का महान संघर्ष था जिसने आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के लिए मार्ग प्रशस्त किए। श्री एस.बी. चौधरी ने इसको सामान्य जनता का विद्रोह कहा है। अतः सामंतीय प्रणाली की पुनर्स्थापना का अंग्रेज इतिहासकारों का कथन विश्वसनीय नहीं है। यदि विश्व की प्रमुख क्रांतियों पर दृष्टिपात करें तो डॉक्टर एस.एन. सेन का यह कथन है कि क्रांतियां प्रायः एक छोटे से वर्ग का कार्य होती है, जिसमें जनता का समर्थन होता भी है और नहीं भी होता है। अमेरिका तथा फ्रांस की क्रांति में भी यही हुआ था। अतः यूरोपीय इतिहासकारों द्वारा इस क्रांति की व्यापकता पर प्रश्न चिन्ह लगाकर इसके महत्व को कम करने का कुत्सित प्रयास निंदनीय है। स्वतंत्रता संग्राम के केंद्र उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब तथा मध्य भारत क्षेत्र थे। दक्षिण भारत तथा बंगाल में इसका आंशिक प्रभाव हुआ। अंग्रेजों को इसका पूर्वाभास हो गया था। कर्नल स्लीमन ने डलहौजी को उसकी हड़प नीति के लिए चेतावनी दी थी कि इसके कारण हमें भारी कीमत चुकाना होगी तथा इसकी परिणति अनिवार्य रूप से सैनिक विद्रोह में होगी। सन 1118 में टॉमस मुनरो ने गवर्नर जनरल को लिखे पत्र में लिखा था, सभी विजेता विदेशियों ने देश के मूल निवासियों के साथ हिंसापूर्ण निर्दयता का व्यवहार किया है, किंतु किसी ने भी उनके प्रति इतना अवहेलना नहीं दिखाई जितनी कि अंग्रेजों ने भारतीयों के प्रति। मुझे यह केवल अनुदारपूर्ण ही नहीं वरन अविवेकपूर्ण भी प्रतीत होता है कि जो राष्ट्र हमारे साम्राज्य के अधीन है उसके चरित्र को हम नीचे गिराए, किंतु मुनरो के निवेदन का अंग्रेजों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसके स्वरूप को स्पष्ट कर लिखा है, यह एक सैनिक विद्रोह से कहीं अधिक था तथा तीव्र गति से फैलते हुए इसने एक लोकप्रिय तथा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का रूप धारण कर लिया। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कट्टरपंथी डिजरेली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह स्वीकार किया है। यह आंदोलन राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सैनिक अथवा सिपाही विद्रोह।
निष्कर्ष स्वरूप सन 1857 की क्रांति के विषय में प्रतिपादित मतों के समग्र चिंतन से ज्ञात होता है कि यह विद्रोह केवल सिपाही विद्रोह अथवा मुस्लिम षड्यंत्र नहीं था, वरन एक राष्ट्रीय आंदोलन था। अंग्रेजों के आने के बाद कई स्थानों पर सैनिक विद्रोह हुए थे, किंतु राष्ट्रीय भावना का जागरण मात्र सैनिक विद्रोह नहीं हो सकता। यह क्रांति नेतृत्व विहीन नहीं थी। इसका नेतृत्व नाना साहब, झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे तथा मुस्लिम वर्ग के नेताओं ने भी किया था। इस क्रांति में देश के कई भागों से अनेक देश प्रेमियों ने सक्रिय भाग लिया था, जो परवर्ती शोध कार्य से स्पष्ट है। अंग्रेज इस समय तक भारत में सांप्रदायिकता के बीज नहीं बो पाए थे, अतः हिंदू तथा मुसलमान दोनों जातियों ने मिलकर इसे क्रांति में योगदान दिया था। अतः सन 1857 की क्रांति को आंशिक रूप से स्वतंत्रता संग्राम ही स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि इसका उद्देश्य भारत से विदेशी साम्राज्य को समाप्त करना था। वस्तुतः यह एक राष्ट्रीय आंदोलन था। प्रश्न 78। सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के क्या कारण थे, अथवा सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कारणों एवं घटनाओं का वर्णन कीजिए। उत्तर। यूरोपीय लेखकों ने 1857 ईस्वी में हुए विद्रोह का प्रमुख कारण सैनिक असंतोष तथा चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना बताया है, किंतु वास्तव में ब्रिटिश शासकों की राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक मामलों के प्रति नीतियां ही इसके लिए उत्तरदायी थी। उनकी शोषण की नीतियों के परिणाम स्वरूप ही भारतीयों में असंतोष की भावना बढ़ती चली गई तथा 1857 ईस्वी के विद्रोह के रूप में व्यक्त हुई। कोई भी क्रांति अचानक नहीं होती, अपितु धीरे धीरे अनेक कारण मिलकर उसकी पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। ऐसा ही 1857 ईस्वी के विद्रोह में भी हुआ। चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग ने तो मात्र उस असंतोष रूपी बारूद को चिरांगी प्रदान कर दी, जो सदियों से निरंतर भारतीयों के हृदयों में बढ़ता जा रहा था। 1857 ईस्वी में हुए विद्रोह के निम्नलिखित प्रमुख कारण थे। प्रथम, राजनीतिक कारण। पहला, सैनिक तथा प्रशासनिक कर्मचारियों में अंग्रेजों की प्रति घृणा। ब्रिटिश शासन की स्थापना से देश के अनेक राजवंश पूर्णतः नष्ट हो गए थे। फलस्वरूप लाखों सैनिक और प्रशासनिक कर्मचारी बेकार हो गए। उनके तथा उनके वंशजों के मन में अंग्रेजों के प्रति घृणा का होना स्वाभाविक था। दूसरा, मुगल सम्राट के प्रति घृणा। दिल्ली में मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। यद्यपि उसके हाथों में कोई शक्ति नहीं थी, फिर भी नाम के लिए वह सम्राट और ईस्ट इंडिया कंपनी उसकी प्रजा तथा सेवक थी। कंपनी के गवर्नर जनरल उसका सम्मान करते और उसे भेंट देते थे, किंतु कुछ वर्षों से सम्राट के प्रति कंपनी के नौकरी का व्यवहार बदल गया था। अब उन्होंने उसे नजराना देना बंद कर दिया था। गवर्नर जनरल डलहौजी ने तो खुलकर सम्राट का अपमान करना प्रारंभ कर दिया था। कंपनी की सरकार ने निर्णय किया कि सम्राट को अपने उत्तराधिकारी को नामित करने का अधिकार नहीं होगा। उसके उत्तराधिकारी को राजा की उपाधि से वंचित कर दिया जाएगा और उसे दिल्ली का लाल किला छोड़कर अन्यत्र रहना पड़ेगा। सम्राट के प्रति इस व्यवहार से देश के हिंदू तथा मुसलमान शासकों के मन में असंतोष और संदेह उत्पन्न हुआ। तीसरा, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। लॉर्ड डलहौजी ने
कंपनी के साम्राज्य का विस्तार करने के लिए अनेक प्रकार के हथकंडे अपनाए। द्वितीय सिख युद्ध के द्वारा उसने पंजाब के राज्य का अंत कर दिया और अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर उसके राज्य को कंपनी के साम्राज्य में मिला दिया। कुछ राजा संतानहीन थे, वे पुत्र को गोद लेना चाहते थे, जैसा कि उन्हें हिंदू विधि के अनुसार अधिकार था, किंतु डलहौजी ने गोद लेने की अनुज्ञा नहीं दी और उनके राज्यों को कंपनी के साम्राज्य में सम्मिलित कर दिया। इस नीति के अंतर्गत सतारा, जेतपुर, संभलपुर, नागपुर, उदयपुर, झांसी और बरार के राज्य हड़प लिए गए। बरार का प्रांत हैदराबाद के निजाम का था। निजाम पर कंपनी का कुछ ऋण चाहिए था। डलहौजी ने उस ऋण के बदले बरार को हड़प लिया। कुछ राज्यों को कंपनी ने बहुत पहले हड़प लिया था, किंतु उनके शासकों को पेंशन और उपाधियां मिलती आई थी। डलहौजी ने पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब, कर्नाटक के नवाब तथा तंजौर के राजा के वंशजों को पेंशन और उपाधियां से वंचित कर दिया। द्वितीय, आर्थिक कारण। पहला, देश के पुराने वर्गों का चोट। अंग्रेजों की आर्थिक नीति ने देश की सभी पुराने वर्गों के हितों को चोट पहुंचाई। जमींदार, किसान, व्यापारी, दस्तकार तथा राज्यों के पुराने कर्मचारी सभी बर्बाद हो गए। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में पुराना जमींदार वर्ग बहुत कुछ नष्ट हो गया और उनका स्थान नए जमींदारों ने ले लिया। कंपनी की सरकार ने उन लोगों की जमीनें छीन ली जिन्हें जमीनें पुराने राजा नवाबों से दान या इनाम में मिली थी। दूसरा, किसानों की दयनीय दशा। किसानों की दशा अत्यंत शोचनीय हो गई। इसका मुख्य कारण यह था कि सारे देश में लगान की दरें बढ़ाकर इतनी कर दी गई जितनी कि पिछले किसी राजवंश के काल में नहीं थी। इससे किसानों पर ऋण का बोझ बढ़ा और उनमें से बहुतों को अपनी भूमि के हाथ धोना पड़ा। दूसरे, कंपनी की सरकार ने खेती की उन्नति की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। फलस्वरूप अकाल पड़े, जिनमें लाखों लोग तड़प तड़प कर मर गए। तीसरा, भारतीय व्यापारियों को नष्ट करने की नीति। पुराना व्यापारी वर्ग इसलिए नष्ट हो गया क्योंकि अंग्रेजों ने नील, कपड़ा आदि अनेक वस्तुओं के व्यापार पर एकाधिकार जमा लिया था। भारतीय व्यापारियों के हाथों में साधारण चीजों का व्यापार रह गया था। उन पर भी उन्हें अनेक प्रकार के कर देने पड़ते थे। चौथा, भारतीय दस्तकारों का नाश। दस्तकार इसलिए नष्ट हो गए क्योंकि इंग्लैंड से मशीन चालित कारखानों का सस्ता माल भारी मात्रा में देश में आने लगा। उससे यहाँ के बाजार पट गए। इसलिए जुलाहे, लुहार, बढ़ई आदि सभी बेकार हो गई। तृतीय, सामाजिक धार्मिक कारण। पहला, ईसाई मिशनरियों का हस्तक्षेप। अंग्रेज भारतीयों व उनके धर्म और संस्कृति को हेय दृष्टि से देखते थे। ईसाई मिशनरियां हिंदू धर्म तथा उसके आचार विचारों की निंदा करते हुए लोगों से ईसाई धर्म ग्रहण करने की अपील करती थी। उनके इस कार्य में अनेक सैनिक व गैर सैनिक अधिकारी सहायता करते थे। अकाल पीड़ितों, बंदियों, विधवाओं अथवा बालकों व पिछड़ती जाति लोगों को ईसाई बनाया गया। भारतीयों को यह लगने लगा था कि सरकार हिंदू व मुसलमानों को ईसाई बनाकर भारत में एक ही धर्म स्थापित करना चाहती है। हिंदू व मुसलमानों को अपने अपने धर्म संकट में दिखने लगे, जबकि वे अपने धर्म को जीवन का मुख्य स्रोत व अस्तित्व की नींव समझते थे। अतः धर्म की रक्षा के लिए हिंदू व मुसलमानों को अंग्रेजों का विरोध करना आवश्यक लगने लगा। दूसरा, सरकार की शिक्षा नीति।
कंपनी की सरकार ने शिक्षा की जो नई प्रणाली लागू की, उसने भी जनता के असंतोष को बढ़ावा दिया। मौलवियों तथा हिंदू शिक्षकों को अपनी जीविका से हाथ धोना पड़ा। चूँकि शिक्षा व्यवस्था में ईसाई मिशनरियों का प्रभाव था, इसलिए जनता सरकारी शिक्षण संस्थाओं को संदेह की निगाह से देखती थी। भारत में रहने वाले अंग्रेज लेखकों ने स्पष्ट रूप से यह कहना आरंभ कर दिया था कि चूँकि सारा देश शासन व्यवस्था के अंतर्गत आ गया है, इसलिए एक धर्म ईसाई धर्म को भी अपना लेना चाहिए। तीसरा, अन्य। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों ने अनेक कार्य ऐसे किए जो संभवतः आज हमें उचित प्रतीत हो, किंतु उस समय वे हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने के लिए पर्याप्त थे। उदाहरण के लिए सती प्रथा पर रोक, विधवा विवाह, विभिन्न जाति के कैदियों का साथ खाना, रेलों में जब जातियों के लोगों का एक साथ बैठना, ईसाई होने पर भी पैतृक संपत्ति में हिस्सा, सैनिकों को समुद्र पार भेजना तथा मंदिरों के प्रबंध को अपने हाथ में ले लेना। इन धार्मिक व सामाजिक आघातों को सहने के लिए हिंदू तैयार न थे। चतुर्थी, सैनिक कारण। पहला, भारतीय सैनिकों के साथ अन्याय। भारत में अंग्रेजों की सेना में भारतीयों को भी सम्मिलित किया जाता था, किंतु इन सैनिकों की स्थिति बहुत खराब थी। उनके लिए पदोन्नति के अवसर बहुत कम थे तथा उनको दिए जाने वाला उच्चतम पद सूबेदार का होता था। सेना में अधिकारी केवल अंग्रेज ही हो सकते थे। भारतीय सैनिकों को अंग्रेज सैनिकों की तुलना में वेतन भी बहुत कम मिलता था। सैनिक को वेतन के रूप में मात्र 7 रुपये प्रति माह मिलता था, जिसमें वे वर्दी व खाने इत्यादि का खर्चा काटकर मात्र 1.5 अथवा 2 रुपये उसे दिए जाते थे, जिससे उसको अपने परिवार का पेट पालना कठिन होता था। अंग्रेज अधिकारी भारतीय सैनिकों को भद्दी गालियाँ देते थे तथा उन्हें निग्गर या काला आदमी कहकर मजाक उड़ाते थे। भारतीयों को वे निम्न स्तरीय जानवर समझते थे तथा स्वयं सदैव भारतीयों से अलग रहते थे। दूसरा, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। 1856 ईस्वी में जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट नामक एक कानून पास किया गया, जिसका आशय था कि उस व्यक्ति को सेना में भर्ती नहीं किया जाएगा जो प्रत्येक स्थान में सेवा करने को तैयार नहीं होगा। इससे उच्च जातियों के सैनिकों में रोष फैला, क्योंकि वे समुद्र पार जाने अपने धर्म के विरुद्ध समझते थे। एक अन्य आदेश के अनुसार सिपाहियों को भी अपने अपने पत्रों के लिए टिकटों के रूप में महसूल देने का बाध्य किया गया। एक तीसरे नियम के अनुसार घोषणा की गई कि जो सैनिक पंगु होने के कारण सेवा के योग्य नहीं रहेगा, उसे पेंशन देकर सेवा से निवृत्त नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे छावनी के कार्यों में लगा दिया जाएगा। इन नियमों ने हिंदुस्तानी सैनिकों के रोष को प्रज्वलित किया। पंचमी, तात्कालिक कारण। चर्बी वाले कारतूस। उसी समय सैनिकों को विशेष प्रकार के कारतूस दिए गए। उनमें गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। कारतूस को काम में लाने से पहले उसे दांत से काटना पड़ता था। इससे सैनिकों में रोष फैला। हिंदू गाय को पवित्र मानते थे और मुसलमान सूअर को अपवित्र। दोनों ने समझा कि अंग्रेज हमारा धर्म नष्ट करना चाहते हैं। घटनाएं। वास्तव में क्रांति मई 1857 ईस्वी में मेरठ में आरंभ हुई, किंतु उससे पहले बंगाल में स्थित हिंदुस्तानी सैनिकों ने विद्रोह का सूत्रपात कर दिया था। 26 जनवरी को बहरामपुर में 19 नवंबर की पलटन ने चर्बी वाले कारतूस लेने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों ने उस पलटन को दंड देने तथा भंग करने का निर्णय लिया।
किंतु उस समय उनके पास पर्याप्त संख्या में अंग्रेज सैनिक नहीं थे, इसलिए बर्मा में एक ब्रिटिश दल बुलाया गया। जब यह समाचार अन्य पलटनों में पहुंचा तो सैनिक क्रोध से जलने लगे। 29 मार्च को बैरकपुर में 34 नवंबर की पलटन के सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस को लेकर परेड के मैदान में विद्रोह किया और खुलेआम अपने साथियों को ललकारा तथा क्रांति के लिए आमंत्रित किया। अंग्रेज सार्जेंट मेजर हुजन ने पलटन के अन्य सिपाहियों को उसे गिरफ्तार करने की आज्ञा दी, किंतु किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। इस पर मंगल पांडे ने गोली से उसका वहीं ढेर कर दिया। तब एक अन्य घुड़सवार अंग्रेज अफसर उसकी ओर बढ़ा, किंतु उसको भी उस वीर सैनिक ने वहीं समाप्त कर दिया। अंत में उसे घायलावस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। सैनिक अदालत में उस पर मुकदमा चलाया गया और 8 अप्रैल को उसे फांसी दे दी गई। आगे चलकर क्रांति के दौरान सभी विद्रोहियों को पांडे के नाम से पुकारा जाने लगा। मंगल पांडे की फांसी के बाद 19 तथा 34 की पलटनें भंग कर दी गई। मेरठ तथा दिल्ली। बैरकपुर की घटना के बाद उत्तर भारत की सभी छावनियों में क्रांति की भावना प्रज्वलित हो उठी। अंत में मेरठ में पहला विस्फोट हुआ। 24 अप्रैल को तीसरी अश्वारोही पलटन ने परेड के मैदान में चर्बी वाले कारतूस छूने से इनकार कर दिया। उन्हें सैनिक न्यायालयों में 10-10 वर्ष के कारावास का दंड दिया। 9 मई को उन्हें हथकड़ी बेड़ी पहनाकर जेल भेज दिया गया। इस घटना से सैनिकों तथा नागरिकों में विद्रोह की आग फूंक दी। 10 मई को छावनी के सभी सैनिक और शहर के नागरिक उठ खड़े हुए, जेल को तोड़ डाला, कैदियों की बेड़ियां काट दी। चारों ओर हर हर महादेव दिन दिन के नारे गूंजने लगे। इधर उधर जो अंग्रेज मिले उनका वध कर दिया गया। उसी रात को मेरठ के सैनिक दिल्ली रवाना हो गए। क्रांति का श्री गणेश हो गया। दिल्ली पहुंचकर क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह से अपील की कि वह भारत के सम्राट का पद, जिसका वह कानूनी हकदार था, पुनः ग्रहण करे और क्रांति का संचालन करे। बहादुर शाह ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दिल्ली पूर्ण रूप से स्वाधीन हो गई और उस पर बहादुर शाह का झंडा फहराने लगा। दिल्ली की स्वाधीनता के बाद विद्रोह की लपटें चारों दिशाओं में फैल गई। मेरठ के आसपास के सभी जिले में अतिरिक्त अलीगढ़, आगरा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, इटावा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, अवध, रुहेलखंड, बुंदेलखंड आदि क्षेत्रों में क्रांति के व्यापक जन आंदोलन का रूप धारण कर लिया। ऐसा जन विप्लव इस देश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। बिहार, राजस्थान, मध्य भारत, औरंगाबाद, कोल्हापुर, बम्बई, उड़ीसा, असम, हरियाणा में विद्रोह हुए। जनरल विल्सन के नेतृत्व में विशाल सेना दिल्ली भेजी। क्रांतिकारियों ने सभी मोर्चों पर डटकर युद्ध किया। तब अंग्रेजों ने कूटनीति का सहारा लिया। अंत में 17 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने बहादुर शाह को गिरफ्तार करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया। बहादुर शाह के पुत्रों की अंग्रेजों ने हत्या कर दी तथा बहादुर शाह को देश से निकाल दिया गया। 1863 ईस्वी में बहादुर शाह की निष्कासन की स्थिति में मृत्यु हो गई। पंजाब। यद्यपि पंजाब के कुछ सैनिकों ने अंग्रेजों की सहायता की, किंतु अनेक स्थानों पर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भी हुए। फिरोजपुर, पेशावर, मर्दान, जालंधर आदि अनेक स्थानों पर सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। अंग्रेजों ने अत्यंत कठोरतापूर्वक इन विद्रोहों का दमन किया तथा अनेक सैनिकों को मृत्युदंड दिया।
आधुनिक हरियाणा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अनेक स्थानों पर भी 1857 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह हुए। रिवाड़ी, भिवानी, बल्लभगढ़, मेवात आदि के नेताओं ने अंग्रेजों से लोहा लिया। अंग्रेजों ने अनेक नेताओं को गिरफ्तार करके मृत्युदंड दिया। अवध प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख केंद्र अवध रहा। अवध में अंग्रेजी नीति के विरुद्ध व्यापक असंतोष था। लखनऊ में 3 मई को भी विद्रोह हुआ था। 30 से 31 मई को पुनः लखनऊ व अवध राज्य के अन्य भागों में विद्रोह हो गया। स्वतंत्रता के इस प्रथम युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध बेगम हजरत महल ने अत्यंत वीरता का परिचय देते हुए अवध का नेतृत्व किया। अंग्रेजों को अवध में अनेक स्थानों पर परास्त किया गया। 21 जून 1857 ईस्वी को अंग्रेज अधिकारियों को लखनऊ में स्थित रेसिडेंसी में घेर लिया गया तथा यह घेरा कई महीनों तक चलता रहा। नवंबर 1857 ईस्वी में मुख्य सेनापति कालीन कैम्बल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर आक्रमण किया तथा मार्च 1858 ईस्वी में लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया। बेगम हजरत महल को लखनऊ छोड़कर नेपाल भागना पड़ा। कानपुर 4 जून 1857 ईस्वी को कानपुर में भी विद्रोह प्रारंभ हो गया। 5 जून को कानपुर अंग्रेजों के हाथ से निकल गया तथा नाना साहब को पेशवा घोषित किया। अंग्रेजों ने कानपुर पर पुनः अधिकार करने के लिए इलाहाबाद से सेना भेजी। यद्यपि नाना साहब ने तात्या टोपे की सहायता से कानपुर की रक्षा करने का प्रयास किया, किंतु उन्हें सफलता न मिली। अतः उन्हें भी नेपाल के जंगलों में भागने के लिए विवश होना पड़ा। झांसी में 1853 ईस्वी तक गंगाधर राव शासन कर रहे थे। 1853 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई तो लॉर्ड डलहौजी ने व्ययगत के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए गंगाधर राव के उत्तराधिकारी के अभाव में झांसी पर अधिकार कर लिया तथा रानी लक्ष्मीबाई को पेंशन दी जाने लगी। 5 जून 1857 ईस्वी को झांसी की सेना ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। झांसी की रानी ने तात्या टोपे के साथ अंग्रेजों का सामना किया, किंतु 3 अप्रैल 1858 ईस्वी को अंग्रेज सेनाधिकारी रोड से झांसी पर अधिकार कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई व तात्या टोपे 4 अप्रैल को कालपी पहुँचे, किंतु मई 1858 ईस्वी में कालपी पर भी अंग्रेजों की सेना ने अधिकार कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई व अन्य नेताओं ने ग्वालियर के किले पर अधिकार कर लिया। जून 1858 ईस्वी में ग्वालियर पर अंग्रेजों ने अधिकार करने का प्रयास किया। रानी लक्ष्मीबाई ने अत्यंत वीरतापूर्वक अंग्रेजों का सामना किया व वीरगति प्राप्त की। तात्या टोपे को ग्वालियर से भागना पड़ा, किंतु अप्रैल 1859 ईस्वी में वे अंग्रेजों के हाथों में पड़ गए व उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। बिहार में सर्वप्रथम विद्रोह दानापुर में हुआ तथा विद्रोहियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष का उत्तरदायित्व जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह को सौंप दिया। कुंवर सिंह ने आजमगढ़ पर आक्रमण करके उसे अंग्रेजों से मुक्त कराया। अंग्रेजों ने शीघ्र ही आजमगढ़ पर आक्रमण करके पुनः उस पर अधिकार कर लिया तथा कुंवर सिंह को भागना पड़ा। कुंवर सिंह के नेतृत्व में बिहार के अनेक स्थानों पर विद्रोह हुए, किंतु अंत में अंग्रेजों ने उस पर काबू पाने में सफलता प्राप्त की। अंग्रेजों ने जगदीशपुर के महल व मंदिरों तक को
लूट व नष्ट कर दिया। इसी प्रकार भारत के कुछ अन्य भागों में भी विद्रोह हुए, किंतु अंग्रेजों ने कठोरतापूर्वक व कूटनीति का सहारा लेते हुए उनका दमन कर दिया। इस प्रकार स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम अप्रैल 1859 ईस्वी तक असफल ही समाप्त हो गया। प्रश्न 79। सन 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के कारणों की विवेचना कीजिए, अथवा 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के क्या कारण थे? उत्तर: 1857 ईस्वी में प्रारंभ हुए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के असफल रहने के अनेक कारण थे। पहला, क्रांति का समय से पहले आरंभ होना। कुछ लेखकों का मत है कि क्रांति की विफलता का मुख्य कारण उसका समय से पहले आरंभ हो जाना था। यह संभव था कि क्रांति निश्चित दिन और योजना के अनुसार आरंभ हुई होती तो क्रांतिकारियों को अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए अधिक समय मिल जाता और संभवतः वे अधिक समय तक संघर्ष कर सकते थे। दूसरी, केंद्रीय संचालन का अभाव। सबसे प्रमुख कारण संगठन का व किसी केंद्रीय संचालन शक्ति का अभाव था। यद्यपि भारत के अनेक भागों में विद्रोह हुए थे, किंतु उनमें आपस में कोई समन्वय न था। कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जो सभी विद्रोहियों का एक साथ संचालन कर सकती। झांसी में विद्रोह उस समय हुआ जब दिल्ली व कानपुर के विद्रोह समाप्त हो चुके थे। यदि एक ही साथ संपूर्ण भारत में विद्रोह, अंग्रेज उसको दबाने में सफल न हो पाते। इसके अतिरिक्त भारतीय सैनिकों व विद्रोही नेताओं के पास अंग्रेजी सेना व सरकार के समान साधन न थे। अंग्रेजों के पास संगठन, सेना, धन, आधुनिकतम अस्त्र शस्त्र का अभाव न था, जबकि भारतीयों को आर्थिक और अन्य प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा था। सरकार के पास आवागमन व सूचना भेजने के साधन थे, किंतु भारतीय सैनिकों व नेताओं को ये सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं थी। तीसरा, देश में राष्ट्रीय भावनाओं का अभाव। इस समय तक देश में राष्ट्रीयता की भावना का इतना विकास नहीं हो पाया था कि समाज के सभी वर्ग एक नेतृत्व में विदेशियों के विरुद्ध उठ खड़े होते और उनसे डटकर संघर्ष करने के लिए कमर कस लेते। दयनीय बात तो यह थी कि भारत का पुराना सामंत वर्ग इतना पतित हो चुका था कि अंग्रेजों द्वारा कुचले तथा अपमानित किए जाने पर भी वह उनका भक्त बना हुआ था। उसके कुछ सदस्यों को छोड़कर शेष ने तन, मन, धन से शत्रुओं का साथ दिया और क्रांति को कुचल दिया। दक्षिण के राजा तथा नवाब, पंजाब के सिख सरदार, नेपाल के राणा, कश्मीर के डोंगरा, राजपुताने के राजपूत राजा क्रांति के समय तटस्थ नहीं हो रहे, बल्कि उन्होंने अपने देश तथा जाति के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ दिया। ऐसी स्थिति में क्रांति का सफल होना असंभव था। चौथा, सैनिक दुर्बलता। क्रांतिकारियों का सैनिक पहलू भी दुर्बल था। उनमें वीरता तथा त्याग की भावना का अभाव था, किंतु इतनी योग्यता किसी में न थी कि रण क्षेत्र में नील, हेवलाक, कैंपबेल, उटरम, रोज आदि अंग्रेज सेनापतियों से टक्कर ले पाते। नाना साहब में संगठन शक्ति थी, किंतु वह अच्छा सेनानायक न था। तात्या टोपे वीर था और मराठा रणजीत सिंह में भली भांति परिचित था, किंतु यूरोपीय युद्ध नीति में वह दक्ष न था। लक्ष्मीबाई वीर तथा कुशल सेनानायक थी, किंतु वह स्त्री थी। बहादुर शाह बूढ़ा और अशक्त था। दुख की बात यह थी कि क्रांतिकारियों ने युद्ध की व्यापक योजना नहीं बनाई और
असंबद्ध रूप से अलग अलग निजी उत्तरदायित्व पर संघर्ष किया। 5वां, आर्थिक कठिनाइयाँ। आर्थिक दृष्टि से भी क्रांतिकारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। प्रारंभ में कुछ सेठ साहूकारों ने धन दिया और कुछ धन सरकारी खजानों को लूटकर जमा किया गया, किंतु आगे चलकर आर्थिक कठिनाइयां बढ़ती गई और सैनिकों को भर्ती करना तथा अस्त्र शस्त्र खरीदना तक कठिन हो गया। ज्ञातव्य है कि लॉर्ड डलहौजी के समय में देश में रेल, तार, डाक, सड़कों आदि यातायात तथा संचार साधनों में पर्याप्त उन्नति हो चुकी थी। इनसे सरकार को क्रांति का दमन करने में सहायता मिली। क्रांतिकारियों ने इन चीज़ों को नष्ट करके अथवा उन पर स्वयं अधिकार करके अपने लाभ के लिए प्रयोग करने का प्रयत्न किया। उपर्युक्त विभिन्न कारणों से 1857 ईस्वी का विद्रोह असफल हुआ। इसमें संदेह नहीं है कि यह पहला अवसर था जब अंग्रेजों को अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए भयंकर खतरा उपस्थित हुआ था। अंग्रेज सरकार की एकता, संगठन, कूटनीति और दृढ़ता ने इस विद्रोह को दबाने में सफलता पाई। प्रश्न 80। सन 1857 की क्रांति के क्या परिणाम रहे? उत्तर। हालांकि सन 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल रहा। इस क्रांति को अंग्रेजों द्वारा कुचल दिया गया। इसके बावजूद इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का व्यापक प्रभाव पूरे देश में देखने को मिला। इसे निम्नांकित बिंदुओं से समझा जा सकता है। पहला, कंपनी के शासन का अंत और शासन व्यवस्था इंग्लैंड साम्राज्य के अधीन। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश शासन को भारत की ओर विशेष ध्यान देकर कंपनी के शासन का अंत कर इसे ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर लिया गया। भारत में ब्रिटेन की संसद का सीधा शासन स्थापित हो गया। दूसरा, द्वैध शासन का अंत। सन 1857 के पूर्व भारतीय शासन को कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवं गवर्नर जनरल के मध्य फुटबॉल की तरह उछाला जाता था। सन 1858 के अधिनियम से भारतीय प्रशासन की समस्त शक्तियां भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के हाथों में केंद्रित हो गई। तीसरा, भारतीयों व अंग्रेजों के बीच संबंधों में कड़वाहट। सन 1857 की क्रांति का जिस प्रकार दमन किया गया, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप भारतीय जनता तथा अंग्रेजों के मध्य दूसरी ओर बढ़ गई थी। भारतीय तथा अंग्रेज कभी भी एक दूसरे के समर्पक में नहीं आ सकते तथा दूसरी ओर शासक एवं शासित के मध्य एक खाई निर्मित हो गई। भारत में अंग्रेजों के प्रति घृणा से राष्ट्रीयता की भावना मजबूत होने लगी। चौथा, भारतीय सैनिकों पर अविश्वास। 1857 की क्रांति से सबक लेकर अंग्रेजों ने भारतीय सेना पर विश्वास करना छोड़ दिया। भारतीय सेना आधी कर दी गई तथा प्रत्येक छावनी में भारतीय सैनिक संख्या से दुगुनी संख्या में अंग्रेजी सैनिक रख दिए गए। तोपखाना पूर्णतः अंग्रेज सैनिकों के अधीन रखा गया तथा भारतीय सैनिकों की गतिविधियों पर कड़ा नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। पांचवा, अंग्रेजों द्वारा सांप्रदायिकता का बीजारोपण। सन 1857 की क्रांति में हिंदू तथा मुसलमानों ने परस्पर सहयोग स्थापित कर अंग्रेजों को परेशान कर दिया था। कार्ल मार्क्स ने लिखा है, यह पहला अवसर था जबकि सिपाही रेजिमेंटों ने अपने यूरोपीय अधिकारियों की हत्या की, जबकि मुसलमानों और हिंदुओं ने अपनी पारस्परिक शत्रुता का परित्याग कर शासन के विरुद्ध आवाज उठाई।
अंग्रेजों ने कूटनीति का सहारा लेकर भारत की अभेद्य सांप्रदायिक एकता में छेद करना प्रारंभ कर दिया था। बांटो और राज की नीति का सूत्रपात कर भविष्य में अंग्रेजों ने वह सभी चालें चलना प्रारंभ कर दी जिससे हिंदू तथा मुसलमानों में घृणा के भाव उत्पन्न हो जाए। अंग्रेज अपनी नीति में सफल हो गए। सन 1944 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की खोज में स्पष्ट किया है, हमारी आज की लगभग सभी समस्याएं ब्रिटिश शासन के समय में ब्रिटिश नीति के कारण उत्पन्न हुई है, जैसे अल्पसंख्यकों की समस्या आदि। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 81। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? उत्तर। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के कारणों की खोज करें तो इसके मूल में मार्च 1857 में बैरकपुर छावनी की रेजिमेंट के सैनिक मंगल पांडे द्वारा चर्बी वाले कारतूस के उपयोग करने से मना करना था। हुआ कुछ इस प्रकार था कि कंपनी ने कई किस्म की राइफल के उपयोग में नए कारतूसों के उपयोग का आदेश दिया। इन कारतूसों के उपयोग के पूर्व उस पर लगी चर्बी को दांतों के से काटकर कारतूस राइफल में भरना पड़ता था। कारतूसों के विषय में यह समाचार फैल गया कि कारतूसों पर लगी चर्बी गाय तथा सुअर के मांस के मिश्रण से तैयार की गई है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों संप्रदायों में इस समाचार से नाराजगी व्याप्त हो गई थी। मार्च 1857 में बैरकपुर छावनी की रेजिमेंट के सैनिक मंगल पांडे ने इन कारतूसों को उपयोग करने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों ने तत्काल सावधानी के तौर पर 34वीं NI रेजिमेंट जिनमें मंगल पांडे था तोड़ दी। मंगल पांडे ने परेड मैदान पर ही सर्जेंट मेजर को गोली से उड़ा दिया था। मंगल पांडे को 9 अप्रैल 1857 को मृत्युदंड दिया गया। मंगल पांडे का बलिदान तथा बैरकपुर रेजिमेंट के द्वारा कारतूसों के प्रयोग से इनकार के समाचार अंबाला तथा लखनऊ तक पहुंच गए थे। 24 अप्रैल 1857 को मेरठ छावनी के सैनिकों को परेड में चर्बी वाले कारतूस वितरित करने पर 85 सैनिकों ने उनको लेने से अस्वीकृति जाहिर की। लाइट कैवलरी के सैनिक अधिकारी माइकल स्मिथ ने इन सैनिकों को गिरफ्तार कर अपमानित किया तथा इनको 10 वर्ष की कैद की लंबी सजा दी। बंदी सैनिकों द्वारा अन्य भारतीय सैनिकों को उनके अपमान का बदला लेने हेतु कहा गया। जनता ने भी सैनिकों को उनके साथियों के जेल में होने के ताने देकर प्रतिशोध हेतु भड़काया था। 10 मई 1857 को मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह कर अपने गिरफ्तार साथियों को जेल तोड़कर आज़ाद करा लिया। मेरठ में अंग्रेज सैनिकों की संख्या अधिक नहीं थी, अतः माइकल स्मिथ तथा अंग्रेज सैनिकों ने भागकर अन्य मित्रों तथा अधिकारियों के घरों में शरण ली थी। अतः 10 मई 1857 को क्रांति का श्री गणेश हो गया। प्रश्न 82। सन 1857 की क्रांति के क्या परिणाम हुए? उत्तर। सन 1857 की क्रांति के परिणाम इस प्रकार रहे। पहला, भारत में ब्रिटिश कंपनी के शासन का अंत हो गया और शासन सत्ता ब्रिटिश संसद के हाथों में आ गई। दूसरा, भारत में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत हो गया। तीसरा, भारतीयों तथा अंग्रेजों के बीच संबंधों में कटुता बढ़ गई। चौथा, अंग्रेज अधिकारियों का भारतीय सैनिकों पर से विश्वास उठ चुका था। पांचवा,
क्रांति में हिंदू मुसलमान एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे, अतः अंग्रेजों ने इनकी ताकत को समाप्त करने के उद्देश्य से इनमें आपस में सांप्रदायिकता के बीज बोना प्रारंभ कर दिया। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला, सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? अ. लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, ब. अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति, स. चर्बी वाले कारतूस वाली घटना, द. शिक्षा का प्रभाव। दूसरा, प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे माना जाता है? अ. रानी लक्ष्मीबाई को, ब. तात्या टोपे को, स. नाना साहब पेशवा को, द. मंगल पांडे को। तीसरा, सन 1857 की क्रांति की असफलता का क्या कारण था? अ. निश्चित उद्देश्य का अभाव, ब. विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रव्यापी नहीं होना, स. आंदोलन का आकस्मिक होना, द. उक्त सभी। चौथा, सन 1857 ईस्वी की क्रांति प्रारंभ होने का स्थान है? अ. दिल्ली, ब. कानपुर, स. झांसी, द. मेरठ। पांचवा, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब लड़ा गया? अ. सन 1920 ईस्वी, ब. सन 1931 ईस्वी, स. सन 1857 ईस्वी, द. सन 1742 ईस्वी। छठवा, सन 1857 ईस्वी की क्रांति का निम्न में से क्या परिणाम निकला? अ. ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और ब्रिटिश सरकार ने भारत का शासन अपने हाथ में ले लिया। ब. सभी देशी राज्यों को स्वतंत्र कर दिया। स. सभी देशों राज्यों को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। द. भारतीयों को स्वतंत्रता देने का वायदा किया। सातवां, बेगम हजरत महल ने स्वतंत्रता संग्राम में कहाँ नेतृत्व किया? अ. झांसी में, ब. लखनऊ में, स. कानपुर में, द. बरेली में। आठवां, निम्न में से कौन 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम से संबंधित है? अ. महात्मा गांधी, ब. मंगल पांडे, स. सुभाष चंद्र बोस, द. वल्लभ भाई पटेल। नौवां, 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम बलिदानी कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? अ. जगदीशपुर, ब. बैरकपुर, स. अवध, द. बिठूर। 10वां, राजा कुंवर सिंह किससे संबंधित थे? अ. कानपुर, ब. जगदीशपुर, स. रामपुर, द. दिल्ली। उत्तर, पहले का स, दूसरे का द, तीसरे का द, चौथे का द, पांचवे का स, छठे का अ, सातवें का ब, आठवें का ब, नौवें का अ, 10वें का ब।
रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला, 1857 ईस्वी की क्रांति मूल रूप से एक देश विद्रोह था। दूसरा, 1857 ईस्वी की क्रांति देश से प्रारंभ हुई। तीसरा, 1857 की क्रांति तात्कालिक कारण देश थे। उत्तर, पहले का सैनिक, दूसरे का मेरठ, तीसरे का चर्बी वाले कारतूस।